रहे तमाम वीडियो अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं आज शैतानी अमलियात से मुतल्लिक एक नाकाबिले फरामोश कहानी। अल्लाह जाने उस मनहूस सिलसिले की इब्तिदा कब हुई और कैसे हुई, लेकिन ये हकीकत है कि उसने मेरी जिंदगी के धारों का रुख तब्दील कर दिया है। लोग मुझे पागल डॉक्टर कहते हैं। मेरा कारोबार कतई तौर पर तबाह होकर रह गया है। मेरी इस तबाही में मेरे एक गहरे दोस्त मुनीर का हाथ है। एक दिन मैं एक गांव में एक मरीज को देखने गया हुआ था और जब वापस शहर आने लगा तो मुनीर के बूढ़े चचा का मुझे पैगाम मिला कि वो मुझसे किसी अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश पर मुझे बेहद ताज्जुब हुआ क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। कई साल कबल तालिब इल्मी के जमाने में मुनीर के हमरा मेरी उनसे सरसरी सी मुलाकात हुई थी। नीज मुनीर के अपने चचा के मुतालिक फराहम करदा मालूमात के मुताबिक उसके चचा तमाम तर खानदान में इंतहाई सड़ियल मिजाज और बददिमाग मशहूर थे। उनके अपने सारे खानदान से ताल्लुकात कशीदा रहे थे। वो अपनी जवानी में आवारा मिजाज थे, करीब करीब दुनिया का हर मुल्क देखा और अपने बुढ़ापे में इस छोटे से गैर मारूफ गांव में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। उन्होंने कभी कोई काम ना किया और ना ही रोटी कमाने की फिक्र दामन गिर रही। उनकी आमदनी का जरिया क्या था किसी को मालूम न था। उनके तमाम तर कमजोरियों के बावजूद अपने भाई की मौत के बाद उन्होंने अपने भतीजे मुनीर के तालीमी अखराजात का बोझ उठाकर उसके गैर यकीनी मुस्तकबिल को तबाह होने से बचा लिया। इन सारे हालात में उसके चचा का मुझसे मिलना और किसी अहम मसले पर गुफ्तगू करने की ख्वाहिश का इजहार करना यकीनन ताज्जुब खेज था। मैं ये कहने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करता कि मुनीर के चचा के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं थी। बहरहाल मैं अपने दिल में नफरत को छुपाए उनसे मिलने गया। वो बड़ी बेताबी से मेरा इंतजार कर रहे थे। काफी खुश इखलाकी से पेश आए। इधर उधर की बातें करने के बाद कहने लगे, मिस्टर शाहिद, मैं गुज़िश्ता कई दिनों से तुमसे मुलाकात के लिए सोच रहा था। अच्छा हुआ तुम्हें गाँव आना पड़ा, वरना मुझे तुम्हारे पास शहर जाना पड़ता। जी फरमाइए, क्या बात है? बात यह है कि मेरी जिंदगी के गिनी चुनी घड़ियां रह गई हैं। वक्त बहुत कम है, कल शाम तक। ये आप क्या कह रहे हैं? सही बात तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने वसीयत लिख दी है और आज ही तुम्हारे और मुनीर के क्लास फेलो वकील जमील को भिजवा रहा हूँ। मेरी वसीयत के मुताबिक तुम मेरी मौत के बाद इस मकान को आग लगाकर हमेशा के लिए खत्म कर देना। मेरी लाश को भी दफन न करना, इसी मकान में पड़ी रहने देना और मकान की तमाम चीजों के साथ मेरी लाश को भी जला देना। ये ख्याल रखना कि मकान में मौजूद कोई भी चीज, ख्वाह वो छोटी सी ही क्यों ना हो, कोई और शख्स ना लेकर जाए। मगर अंकल, देखो शाहिद, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ। मैं ना तो पागल हूँ और ना ही बुढ़ापे से मेरा दिमाग सठिया गया है। मैंने बड़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया है। मैं मुनीर से ये बात नहीं कह सकता क्योंकि वो मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज है। वो मेरे खानदान की आखिरी निशानी है। मैं नहीं चाहता कि उसी मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंचे। मैंने जिंदगी भर बड़े दुख उठाए हैं, एक पल भी मुझे राहत नहीं मिली। मुझसे जिंदगी में बस एक गलती हुई थी और अब मैं दूसरी गलती नहीं करना चाहता। पहली गलती मैंने नादानिस्ता तौर पर की, लेकिन मैं उससे माला माल हो गया। मुझे बेपनाह दौलत मिल गई, लेकिन सुख चैन सब कुछ लूट गया। इस घर की हर चीज मनहूस है, इसे जलने देना, इसी में ही सबकी बेहतरी है। अगर मेरी वसीयत पर अमल न किया गया तो अल्लाह जाने कितने होलनाक नताइज बरामद होंगे। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। कल मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चचा यही बातें बार बार दोहराते रहे। मुमकिन है इन तमाम चीजों से उनका मकसद अपनी बातों और वसीयत की अहमियत बयान करना हो, लेकिन मुझे यकीन हो गया कि वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। भला ये भी कोई बात है कि बगैर किसी माकूल वजह के मकान को आग लगा दें? और फिर ये बात तो कतई तौर पर नाकाबिल यकीन थी कि वो कल शाम तक मर जाएंगे। मैंने दिल में तहैया कर लिया कि शहर पहुंचते ही मुनीर के चचा के इलाज के सिलसिले में बात करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो पागलपन में मकान को आग लगा दें और खुद भी तमाशा देखते हुए जल मरे या गांव के किसी आदमी को नुकसान पहुंचाए। मैं चचा से रुखसत होकर शहर पहुंचा और मुनीर से मिलने चला गया, लेकिन इत्तेफाक से हमारी मुलाकात ना हो सकी कि वो घर पर मौजूद नहीं था। उसके बाद मैं अपने काम में इस कदर मसरूफ रहा कि इस तमाम वाकये को मैं तो यकसर भूल गया। और तीसरे दिन उस वक्त याद आया जब मुनीर मुझसे मिलने मेरे क्लिनिक आया। मैंने मुनीर को सूरत हाल से आगाह करते हुए साफ साफ अल्फाज में कह दिया कि उसके चचा बिल्कुल पागल हो गए हैं, इसलिए उनका इलाज जल्द कराना जरूरी है।
अभी पागलपन की इब्तदाई सूरत है और अगर ज्यादा वक्त इसी हालत में गुजर गया तो इलाज से भी फायदा ना होगा। मुनीर ने खामोशी से मेरी बात सुनने के बाद कहा, भाई शाहिद, तुम चचा के इलाज की बातें कर रहे हो और उन्हें तो फोत हुए कई घंटे गुजर चुके हैं। मैं इसी सिलसिले में तुमसे मिलने आया हूँ। तो क्या चचा की पेशन गोई सही थी? लेकिन शाहिद, मुझे ऐसे लगता है कि पेशन गोई का सही होना महज इत्तफाक है, मुनीर कहने लगा। खैर, जो होना था हो चुका है। मैं अभी वकील जमील के पास से उठकर आया हूँ। मैंने उसे कह दिया है कि अगर वसीयत पर अमल दरामद की कोशिश की गई तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाकर अपना हक वसूल कर लूंगा। चचा आखिरी उम्र में पागल हो गए थे और शाहिद तुमने भी तो बहैसियत डॉक्टर उन्हें पागल करार दे दिया है। ऐसी सूरत में तो वसीयत का मकसद ही फोत हो जाता है ना। ये क्या बात हुई भला, बगैर किसी माकूल वजह के मैं अपना घर जलाकर तमाशा देखूं? आखिर वो मेरे बाप दादा का घर था, मैं उसका एक अकलौता वारिस हूँ। मैं उस घर को कैसे जलने दूं? जमील ने भी मेरी बात से इत्तफाक किया है। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? मुझे क्या एतराज हो सकता है यार। तो ठीक है, फिर तुम्हें मेरे साथ गांव जाना होगा, मुनीर ने कहा। चचा के जनाजे के बाद तुम और जमील दोनों वापस शहर आ जाना। मैं 2 माह छुट्टियों के गांव में गुजार के आऊंगा। फिर मैंने क्लिनिक बंद किया और मुनीर के साथ हो लिया। जमील भी हमारे साथ था। दोपहर के वक्त हम तीनों गांव पहुंचे। चचा की लाश अब तक वैसे ही बेगोरो कफन पड़ी थी। लाश को देखते ही तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जमील भी घबरा गया। उनकी शक्ल बिगड़कर इंतहाई भयानक हो गई थी। बेनूर आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे रात की तारीकी में खूंखार जानवरों की चमका करती हैं। हाथों के नाखून बढ़कर नुकीले हो गए थे। लाश की ये हालत देखकर हमने फौरन तजहीज़ो तकफीन का इंतजाम किया और फारिग होने के बाद शाम तक मैं और जमील वापस शहर लौट आए। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन जब मैं क्लिनिक से फारिग होकर घर जा रहा था तो मेरी मुलाकात एक सीनियर डॉक्टर से हो गई। अब वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के इंचार्ज थे। डॉक्टर साहब मुझसे कहने लगे, क्या मुनीर से मुलाकात हुई है तुम्हारी? नहीं, आजकल तो नहीं हुई। अलबत्ता कल दोपहर को मैं एक मरीज को देखने जाऊंगा गांव में। इरादा है कि मुनीर से भी मिल लूं। क्या कोई काम है आपको? असल में लाइब्रेरी से संस्कृत की एक कदीम किताब गायब है। ये दुनिया की एक कदीम किताब है जो किसी जोगी की लिखी हुई है। तो क्या मतलब आपका ये है कि मुनीर ने वो किताब चोरी कर ली है? नहीं भाई, मैंने ये कब कहा। लाइब्रेरी के क्लर्क की गलती से ऐसा हुआ है, वरना ऐसी नादिर किताब कोई भी शख्स लाइब्रेरी से बाहर ले जाने का मजाज नहीं, बल्कि लाइब्रेरी में ही बैठकर उससे इस्तेफादा कर सकता है। बहरहाल जैसे भी हुआ मुझे नहीं मालूम, आप मेहरबानी करके मुनीर से वो किताब ले आना। इस किताब की अहमियत और कदर मंजिलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि दुनिया में सिर्फ यही एक जिल्द है। मैंने डॉक्टर से किताब की वापसी का वादा तो कर लिया, लेकिन परेशान था कि मुनीर से जाकर क्या कहूंगा और किताब क्यों कर हासिल करूंगा। अगर उसने किताब चोरी की है तो वो वापसी के लिए रजामंद नहीं होगा। इसी जहनी उलझन में मुब्तला दूसरे दिन जब मैं मुनीर से मिला तो कोई बात न कर सका। थोड़ी देर बाद जब मैंने जाने की रुखसती चाही तो मुनीर ने खुद ही परेशानी दूर कर दी और किताब को अलमारी से निकाल कर मुझे देते हुए कहा, ये किताब मेहरबानी करके डॉक्टर साहब को दे देना। अब ये मेरी किसी काम की नहीं है। मैंने इसकी एक नकल तैयार कर ली है। मैंने मुनीर की बात का कोई जवाब न दिया। किताब को अपनी कार में रखकर उसे अल्लाह हाफिज कहकर शहर रवाना हो गया। मुनीर की बातों से मुझे डॉक्टर के शकूक की तस्दीक हो गई, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर मुनीर को किताब चोरी करने की जरूरत ही क्यों पेश आई। इस किताब में रखा ही क्या है। खैर, शहर आकर मैंने वो किताब डॉक्टर साहब के हवाले की और जिंदगी के हंगामों में फिर से खो गया। इस किस्से के तकरीबन 3-4 माह बाद मुझे फिर एक मरीज को देखने गांव जाना पड़ा। रात का वक्त था, सोचा मुनीर से भी मिलता जाऊं। दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा मुनीर ने ही खोला और मुझे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे देखकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। दाढ़ी भड़ी हुई, सर के बाल उलझे हुए, जिस्म सूख कर कांटा हो गया था, आंखों के गिर स्याह हल्के और मैला लिबास, गोया वो किसी वहशी कौम का फर्द हो। ये क्या अपनी हालत बना रखी है तुमने? मेरे पूछने पर मुनीर मुस्कुराते हुए बोला, अब मुझसे मसनूई जिंदगी नहीं गुजारी जाती है। जिंदगी की हकीकत को पाने के बाद मैं तमाम तकल्लुफात से बेनियाज हो गया हूँ। इतने में मुनीर बात करते करते एकदम खामोश हो गया। दरवाजे की तरफ देखने लगा, जिसको उसने अंदर से ताला लगाया हुआ था, और कोई शख्स उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। फिर किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शख्स कीचड़ में चल रहा हो। थप थप थप। आवाज आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई। मुनीर और मैं दरवाजे की तरफ देखते रहे। मैं उठकर दबे पांव दरवाजे तक गया और कान लगाकर सुनने लगा।
फिर मैंने चाबी घुमाकर ताला खोला और बाहर झांक कर देखा, वहां तो कोई नहीं था। अरे भाई छोड़ो, किस चक्कर में पड़ गए हो शाहिद, यहाँ तो रोज ही यही होता है, खतरे की कोई बात नहीं है। मुनीर ने कहका लगाया और फिर दोबारा कहने लगा, शुरू शुरू में मुझे भी परेशानी हुई थी, लेकिन अब हम दोस्त हो गए हैं। किसके दोस्त हो गए हो? अरे उन्हीं का दोस्त हो गया हूँ जिन्हें तुम भूत प्रीत कहते हो। खैर छोड़ो, इन बातों को तुम नहीं समझ सकते। ये बताओ, तुमने वो किताब डॉक्टर साहब तक पहुंचा दी थी या नहीं? हाँ, मैंने तो उसी वक्त ही दे दी थी। ये कहते हुए मैं उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उस घर में बैठे हुए मुझे एक अनजाना खौफ महसूस होने लगा। मुनीर भी मेरे साथ बाहर तक आया और जब मैं कार का दरवाजा खोलकर बैठने लगा तो उसने मुझसे कहा, कभी कभार मिलते रहा करो, लेकिन दिन के वक्त, रात में नहीं आना कभी भी यहाँ। मैं इतना परेशान था कि जवाब दिए बगैर ही कार स्टार्ट करके शहर रवाना हो गया। मेरा तो जहन उलझ गया था कि इस कमरे से बाहर कौन था, हकीकी जिंदगी से उसकी मुराद क्या थी, और उसने रात के वक्त मिलने से मुझे क्यों मना किया है। यहाँ आने के बाद कहीं उसने मुजरमाना जिंदगी तो नहीं इख्तियार कर ली। शायद इसीलिए अब वो गांव से शहर वापस नहीं जा रहा। मैं घर पहुंचने तक सारा रास्ता यही सोचता रहा। उस वाकये के तकरीबन 3 हफ्ते बाद जमील मुझसे मिलने आया। वो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। उसने मेरी करीब ही कुर्सी पर बैठते हुए अखबार मेरे सामने खोलकर फैला दी और कहने लगा, क्या आज का अखबार देखा है? नहीं, सुबह से तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। क्यों, खैरियत है? कोई खास बात है क्या? हाँ, बहुत अहम खबर है, जमील ने पेशावर वकील के लहजे में जोर देकर कहा। मुनीर के चचा की लाश कब्र से गायब हो गई है। ये देखो कब्र की तस्वीर। पर यह भी तो मुमकिन है ना कि शायद किसी भूखे जानवर ने कब्र खोद कर पेट भरा हो। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि जानवर ने पेट भरने की खातिर कब्र खोदी होगी और उसके बाद कफन को 1 मील के फासले पर सड़क के किनारे जा फेंका। यही है ना तुम्हारा ख्याल? जमील ने मुझे तल्ख लहजे में बोला। हाँ, ऐसा मुमकिन तो है। जब कोई जानवर लाश को नोच नोच कर खा रहा होगा तो शायद कई दूसरे जानवर भी दावत में शिरकत के लिए आ धमके होंगे और उसी छीना झपटी में कोई कफन ही को मुंह में दबा के भागा होगा, है ना? वाह भाई, शाहिद खूब है तुम्हारी मंतक भी। जमील ने तो मुझे दोबारा संजीदगी से डांट दिया। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई जानवर इतनी गहरी कब्र खोदे और फिर लाश को कब्र से बाहर निकालना तो कतई मुमकिन नहीं। बस यही नहीं, बल्कि हैरत की बात तो ये है कि कफन बिल्कुल सही सलामत है। अगर जानवर खींचकर लाश से उतारता तो यकीनन वो फट जाता। इसके अलावा कब्र के इतराफ में जमीन पर किसी भी जानवर के पंजों के निशान दिखाई नहीं दिए। खबर में ये भी बताया गया है कि कफन के करीब गांव के चौकीदार की लाश भी पड़ी मिली है। उसकी शहरक फटी हुई थी, जैसे किसी खूनख्वार जानवर ने अपने पंजे और दांत मारकर फाड़ डाली हो। दूसरी हैरत अंगेज बात यह है कि जमीन पर किसी जगह भी खून का कोई धब्बा दिखाई नहीं देता। पर यह तो नामुमकिन सी बात है ना? मैंने हैरत से कहा। इसीलिए तो मैं परेशान हूँ, जमील कहने लगा। मेरे ख्याल में मुनीर इस पुरस्कार वारदात में मुलविस है। जमील की बात पर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे बिजली का झटका लगा हो। मेरी नजरों के सामने मुनीर का चेहरा घूम गया। उसकी बड़ी हुई दाढ़ी, सर के बाल बेतरतीब, स्याह हल्के और मेरा लिबास, उसकी उल्टी सीधी बातें, भूत प्रीत से दोस्ती, रात को मिलने से मना करना। मैंने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद सोचते हुए कहा, लेकिन मेरा तो इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही तुम्हें परेशान होने की जरूरत है। मुनीर अगर मुजरिम है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। अरे बाबा, पर ये पुलिस के बस की बात नहीं है, जमील ने मुझे कहा। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि मुनीर के चचा ने अपनी अजीबोगरीब वसीयत क्यों की और मुझे क्यों भेजी? तुम्हें इस वसीयत पर अमल दरामद का जिम्मेदार क्यों ठहराया, जबकि हम दोनों का इससे कोई ताल्लुक और वास्ता ना था? मुनीर का क्लास फेलो होना तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसके चचा तुम्हें वसीयत पर अमल करने को कहते और मुझे वकील होने की वजह से वो वसीयत पहुंचाते। पर जमील, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बात करो ना। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम फौरन गांव जाओ और मुनीर को जैसे भी हो साथ लेते आओ। शायद इस तरह वो तबाही से बच जाए। कैसी तबाही? तुम भी तो मुनीर ही की तरह पहेलियों में बात कर रहे हो जमील। क्या मतलब? उसने तुमसे कोई बात की थी क्या? जमील के इस तरह पूछने पर फिर मैंने मुनीर से मुलाकात, कमरे के बाहर भारी कदमों की आवाज और भूत से दोस्ती वगैरह हर बात तफसील से जमील को बता दी, जिसे सुनने के बाद वो तो मजीद परेशान हो गया और सोचने के बाद बोला, इसका मतलब तो ये हुआ कि मुनीर बहुत आगे निकल चुका है। अब उसका वापस लौट आना मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन हो। बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए। क्या कोशिश करनी चाहिए? मेरी समझ में तो तुम्हारी कोई बात नहीं आ रही।
मुझे नहीं मालूम, मुनीर जाने और उसका काम जाने, मैं उसके निजी मामलात में मुदाखलत को मुनासिब नहीं समझता। तुम्हें भी मैं यही मशवरा दूंगा जमील कि उसके मामलात में दिलचस्पी ना लो। मेरी इस बात का जमील ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से उठकर चल दिया। हकीकत तो यह है कि मौजूदा सूरत हाल से जमील तो दरकनार, मैं भी मुतमईन नहीं था। मेरे जहन में खलबली सी मच गई थी। जमील ने पेशावर वकील की तरह मुझे भी शकूक व शुबहात की दलदल में धकेल दिया था। मैं फिर सोच में पड़ गया कि आखिर उसके चचा ने मुझे और जमील को मुंतखब क्यों किया। मकान को आग लगाकर तबाह करने में आखिर क्या राज पोशीता है? उसे अपनी मौत के बारे में क्यों कर इल्म हो गया था? मुनीर ने लाइब्रेरी से किताब क्यों चोरी की, जबकि वो बहैसियत कॉलेज के प्रोफेसर के आसानी से किताब हासिल कर सकता था? मुनीर का अनजाना दोस्त कौन है? जिन भूत, ये तो इंसान के तोहमात की तख्लीक है। मैं यही बातें सारा दिन सोचता रहा और इत्तफाक देखिए कि उसी दिन बाद दोपहर मुझे एक मरीज के लिए गांव जाना पड़ा। मरीज को देखने के बाद मैं मुनीर से मिलने उसके घर आया। दरवाजे पर दस्तक दी मगर कोई जवाब न मिला। तीसरी दस्तक पर मुनीर की नहीफ सी आवाज सुनाई दी, कौन साहिब है? अरे भाई मैं हूँ शाहिद, दरवाजा तो खोलो, मैंने ऊंची आवाज में कहा। दरवाजा खुला और मैं मुनीर को देखकर भौंचका रह गया। चंद ही दिनों में वो बूढ़ा दिखाई देने लगा था। झुकी हुई कमर, अंदर को धसी हुई आंखें, चेहरे पर झुर्रियों का जाल, सर और दाढ़ी के बाल बर्फ की तरह सफेद, जिस्म हड्डियों का पिंजर। मुनीर ने मुझे अंदर आने का इशारा किया और मेरे अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। उस वक्त मैंने मुनीर की उस हरकत पर तो तवज्जो न दी, लेकिन जब कमरे में दाखिल होने के बाद उसने दरवाजे को अंदर से ताला लगाया तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मुझे ऐसे लगा जैसे मुनीर बहुत ही ज्यादा खौफजदा है और अपने घर में होते हुए भी खुद को गैर महफूज समझता है। उसी वक्त शाम गहरी होने लगी थी। मेरा ख्याल था कि जल्द ही मतलब की बात करके रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन चचा की लाश की बाबत बात करने की नौबत ही न आई। बैठे बैठे मुनीर एकदम उछलकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम्हें मैंने पिछली मर्तबा कह दिया था कि रात के वक्त मुझसे मिलने ना आना। अब मैं सवाए इजहार अफसोस के क्या कर सकता हूँ? मुझे इस वक्त बहुत जरूरी काम है, तुम दिन में किसी वक्त आना। मुनीर की तो इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर उसकी अबतर हालत देखकर मैंने कोई बात करना मुनासिब न समझा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मुनीर मुझे अल्लाह हाफिज कहने के लिए बाहर मेरी कार तक आया। कमरे से निकलने से पहले उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैंने कार में बैठते हुए सिर्फ इतना कहा, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है मुनीर? बीमार मालूम होते हो, तुम्हारे जिस्म में तो खून का कतरा भी नहीं रहा। मेरे साथ शहर चलो, वहाँ इलाज भी होगा और तुम्हारी देखभाल भी मैं करता रहूंगा। तुम जल्द तंदुरुस्त हो जाओगे, क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मुनीर ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें या किसी और को अपने साथ मुसीबत में मुब्तला नहीं करना चाहता। अच्छा, तुम्हें चचा की लाश का कुछ पता चला? हाँ, चचा आजकल मेरे साथ ही रहते हैं, उन्हीं की वजह से तो मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। मगर तुमने? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुनीर ने मेरी बात काटते हुए कहा। वो खुद ही मेरे पास चलकर आए हैं, मगर तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी। फिर किसी वक्त बात करेंगे, तुम जिस कदर मुमकिन हो यहाँ से चले जाओ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। इतना कहकर मुनीर चला गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने भी डरते हुए शहर का रुख किया। अभी 2 मील का फासला ही तय हुआ था कि कार की बत्तियों की रोशनी में सड़क के दरमियान कोई शख्स औंधे मुंह मुझे पड़ा दिखाई दिया। मैं समझा कि मुझसे पहले किसी बस या गाड़ी से कोई हादसा पेश आया होगा और वो किसी राहगीर को कुचलकर गुजर गई होगी। मैंने करीब पहुंचकर ब्रेक लगाए, लेकिन फिर ख्याल आया कोई कत्ल की वारदात ना हो और मुझे इस मामले में मुलव्विस समझकर पुलिस के हाथों परेशान न होना पड़े। लिहाजा बेहतर है खामोशी से अपनी राह ली जाए। ये सोचकर मैंने कार कच्चे रास्ते से गुजारनी चाहिए ताकि लाश के ऊपर से ना जाना पड़े। बस फिर क्या था, वो शख्स तो उछलकर खड़ा हो गया और कार में सवार होने के लिए आगे बढ़ा। गोया ये मुसाफिरों को लूटने के लिए सड़क के दरमियान लेटा हुआ था और उसके कई साथी करीब ही कहीं छुपे होंगे। लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं खौफ से कांप गया। मेरी हालत ये थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं, मैं तो बदहवास हो गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसी घबराहट में एक्सीलेटर पर पांव का वजन बढ़ने से एकदम कार की रफ्तार बेतहाशा तेज हो गई और मैं मुनीर के चचा को अपनी कार के पहियों तले रोंता कुचलता आगे बढ़ गया। इस वाकये के बाद तो मैं इतना खौफजदा हुआ कि अपने घर जाने की बजाय सीधा जमील के पास पहुंचा। उस वक्त वो एक कत्ल के मुकदमे की तैयारी में मसरूफ था।
میں نے اسے حالات سے آگاہ کیا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا اور مجھے اپنے ہی گھر میں رات بسر کرنے کے لیے روک دیا۔ اس کے خیال کے مطابق گھر جانا میرے لیے خطرناک تھا۔ وہ رات بڑی ہی بھیانک گزری۔ صبح ناشتے کے بعد معمول کے مطابق جب میں کلینک پہنچا تو وہاں منیر کو اپنا منتظر دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا۔ میں تمہیں صرف یہ کہنے آیا ہوں شاہد کہ تم یہ شہر چھوڑ کر چپکے سے کہیں اور چلے جاؤ، یہاں سے دور کسی دوسرے شہر۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تمہاری جان خطرے میں ہے۔ پر کیسے؟ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ جس قدر جلدی ممکن ہو یہ شہر چھوڑ جاؤ، اور 2-4 دن اگر یہاں رہنا بھی ہے تو اسی دوران اپنی رہائشی جگہ تبدیل کرتے رہنا۔ ایک رات سے زیادہ قیام کسی جگہ نہ کرنا، اور رات کے وقت کہیں نہ جانا اور نہ ہی کسی سے ملنا، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں۔ میں نے جس تباہی کو روکنے کی کوشش کی تھی وہ میری تباہی کے بعد بھی میرے بس میں نہیں رہی۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، اللہ حافظ۔ منیر کی پچکی ہوئی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ منہ پھیر کر چل دیا۔ وہ رات میں نے پھر جمیل کے گھر گزاری، اور دوسرے دن جب میں کلینک پہنچا تو میں نے ایک پولیس کے سپاہی کو اپنا منتظر پایا۔ کیا بات ہے؟ جناب میں بیمار نہیں ہوں اور نہ ہی کسی مریض کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو پھر؟ رات کو آپ کے گھر چوری کی واردات ہوئی ہے اور آپ کا بوڑھا ملازم قتل ہو گیا ہے، اور چور کیا وہ آپ نے پکڑا؟ وہ تو فرار ہو گیا ہوگا۔ یہ اطلاع ملتے ہی میں سپاہی کے ساتھ گھر پہنچا جہاں تھانے دار اور سپاہی پہلے سے ہی موجود تھے۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے میں گھر نہیں پولیس اسٹیشن آ گیا ہوں۔ گھر کی حالت کسی کباڑی کی اجڑی ہوئی دکان جیسی تھی۔ کمروں میں ہر طرف چیزیں بکھری پڑی تھی۔ فرنیچر اور کراکری میں سے کوئی بھی چیز سلامت نہ تھی۔ میرے تمام تر کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، ایک بھی جوڑا استعمال کے قابل نہ تھا، اور میرے نوکر کی لاش بھی کمرے میں پڑی تھی۔ اس کی گردن پر پنجوں کے نشانات واضح تھے اور گلا بھی ایسے پھٹا ہوا تھا جیسے کسی نے نوچ کر اس کی شہرک پھاڑی ہو۔ ایک حیران کن بات یہ تھی کہ مکان میں کسی بھی جگہ خون کا ایک دھبا یا نشان بھی موجود نہیں تھا۔ خیر اس واردات کے بعد تو مجھے منیر کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے صاف الفاظ میں مجھے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا کہ اب اس مکان میں قیام میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو مجھے یہ مکان ہی نہیں بلکہ شہر چھوڑ کر چلا جانا چاہیے۔ منیر کی وارننگ کا واضح مفہوم یہ تھا کہ مجرم گزشتہ رات سے میری تلاش میں آیا تھا، چوری کی نیت سے نہیں۔ مجھے گھر میں موجود نہ پا کر اس نے چیزوں کو توڑ پھوڑ کر اپنا غصہ نکالا۔ توڑ پھوڑ کی آواز سے میرے نوکر کی آنکھ کھل گئی ہوگی اور مزاحمت کی صورت میں اسے مجرم نے ہلاک کر دیا۔ اب مجھے واضح ہو گیا تھا یہ کام منیر کے چچا کا ہی ہے۔ تو کیا وہ مرا نہیں، زندہ ہے؟ اس نے کسی خاص مقصد کے تحت موت کا ڈھونگ رچایا تھا، لیکن مجھ سے اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ اور کیا وہ 2 راتیں پہلے میری کار کے نیچے کچلا جانے کے باوجود بھی نہیں مرا؟ میں تو سوچ میں پڑ گیا۔ وہ یقیناً پاگل ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ منیر اپنے پاگل چچا کی دیکھ بھال کے لیے ہی گاؤں میں ہی رک گیا ہے۔ پولیس کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد میں نے گھر کو تالا لگایا اور ایک رات میں نے ہوٹل میں گزاری۔ 2 دن بعد میں کلینک میں بیٹھا مریضوں کو دیکھ رہا تھا کہ جمیل میرے پاس آیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ کیسے آنا ہوا؟ خیریت تو ہے جمیل؟ بات یہ ہے کہ پچھلی رات تمہارے نوکر کا قاتل دیوار پھلانگ کر میرے گھر میں داخل ہوا۔ کتے نے اس کا استقبال کیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو کتا حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا، لیکن دوسرے ہی لمحے خوف سے کانپتے ہوئے وہ دم دبا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ مجھے کتے کی بزدلی پر بہت غصہ آیا اور سرہانے کے نیچے سے پستول نکال کر قاتل کو ڈرانے کے لیے میں نے 2 فائر کیے، جس پر اس نے زوردار کہکا لگایا۔ دوسری مرتبہ میں نے اس کے سینے کا نشانہ لیا۔ گولی ٹھیک نشانے پر لگی، لیکن میری طرف اس کے بڑھتے ہوئے قدم نہ رکے۔ مجبور ہو کر میں نے آخری 3 گولیاں بھی چلا دیں۔ تمام گولیاں اس کے سینے کو چھیدتی ہوئی پار نکل گئیں، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ فائرنگ کی آواز سن کر ڈیوٹی پر موجود سپاہی بھاگے ہوئے میری مدد کو آ پہنچے، اور ہمسائے بھی ان کے ساتھ آ گئے، جس کی وجہ سے تمہارے نوکر کا قاتل دیوار پھرانگ کر مکان کی پچھلی طرف سے بھاگ گیا۔ لیکن وہ تھا کون؟ میں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا۔ منیر کا چچا، جمیل نے بتایا۔ یہ بات میری سمجھ میں اب تک نہیں آئی کہ اس نے موت کا ڈھونگ کیوں رچایا تھا۔ ارے ڈھونگ نہیں رچایا موت کا، وہ حقیقت میں مر گیا تھا۔ اب اس کے جسم پر شیطانی قوتوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ شیطانی قوتیں ساری زندگی اس کی تابع رہی تھیں۔ گندے عملیات اور کالے جادو کے تحت اس نے بہت ساری شیطانی قوتوں کو اپنے تابع کیا ہوا تھا۔ یہی اس کے مال و دولت کا ذریعہ بھی تھا، لیکن آخری عمر میں چچا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے اس نے عجیب و غریب وصیت کی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ شیطانی قوتیں مرنے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، اسی لیے اس نے اپنے اس گھر کو اور اپنی لاش کو جلانے کے لیے بولا تھا۔
अफसोस हम उस वक्त हकीकत से बेखबर थे, वरना अगर हम वसीयत पर अमल करते तो हमें ये देखना ना पड़ता। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अल्लाह जाने अंजाम क्या होगा। तो क्या तुम्हारे ख्याल में मुनीर भी अपने चचा के साथ इस कारस्तानी में शरीक है? मुमकिन है, या ऐसा भी हो सकता है कि शायद तबाही से लोगों को बचाने के लिए वो गांव में रुका हुआ हो। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि अगर वो खुद चचा के साथ शामिल होता तो वो मुझे खतरे से आगाह करने शहर ना आता। अब हमें इस शहर में नहीं रहना चाहिए। पहले तो सिर्फ तुम्हें उससे खतरा था, अब वो मेरी जान के पीछे भी पड़ गया है। पर क्यों? इसलिए कि हम दोनों इस हकीकत से आगाह हो चुके हैं। अब वो अपनी गजा के लिए दूसरों को लुक्मा अजल बनाएगा, जमील ने कहा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे लिए तो फौरी तौर पर शहर को छोड़कर जाना भी मुमकिन नहीं, और बताएं भी तो किसे, कौन हमारी बात पर एतबार करेगा। उसके बाद 3-4 माह तक कोई वाकया पेश नहीं आया और न ही कोई गैर मामूली बात सुनने में आई, लेकिन हमारी हालत तो काबिले रहम थी। 2 दिन एक होटल में कयाम करते तो तीसरे दिन किसी दूसरे होटल में पनाह लेते। रफ्ता रफ्ता हम मुतमईन हो गए कि खतरा टल गया है, मगर ये हमारी खाम ख्याली थी। अचानक ही हालात ने पलटा खाया और एक रात में 2 जगह बिल्कुल एक ही से वाकयात पेश आए। शहर में 3 बच्चे हलाक हुए और 2 आदमियों की लाशें गांव की आबादी से दूर खेतों में पड़ी मिली। उन सब के गले कटे हुए थे। अखबार में ये खबर पढ़ते ही हमारे पैरों के नीचे से तो जमीन निकल गई। हम दोनों इस बात पर मुत्तफिक थे कि इस ताजा वारदात में मुनीर और उसका चचा दोनों मुलविस हैं। ये कार्रवाई किसी एक की नहीं हो सकती। पुलिस तो दौड़ धूप के बावजूद मुजरिमों का खोज लगाने में नाकाम रही। वक्त गुजरता गया और लोग इस खौफनाक वारदात को भूल गए कि एक बार फिर शोर बर्पा हो गया। अखबारात ने 4 बच्चों की हलाकत के लिए पुलिस को खूब उछाला। इन हालात को देखते हुए मैंने खतरा मोल लेने का फैसला किया। अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ तो पूरी इंसानियत का बचाव था, और नाकाम होने की सूरत में मेरी जान चली जाती। एक दिन मैं जमील से मशवरा किए बगैर मुनीर से मिलने गांव चला गया। वो मुझसे बड़े पुरतपाक तरीके से मिला, चाय पिलाई, मगर उसने खुद मेरे साथ चाय ना पी। हम बैठे गप्पे मारते रहे। अब तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त था, बल्कि अनार की तरह सुर्खो सफेद हो रहा था। बेहतरीन सूट पहने हुए था। मैंने घुमा फिरा कर बात की। मैं तुम्हारी सेहत के बारे में बहुत फिक्रमंद था, इसलिए तुम्हें देखने चला आया हूँ, पर अब तो तुम्हें तंदुरुस्त देखकर मैं बहुत खुश हूँ। किससे इलाज कराया है? चचा से, मुनीर ने जवाब दिया और मैं परेशान हो गया। हाँ भाई, खूब याद दिलाया। जिस दिन तुम मुझसे मिलने आए थे उसी रात तुम्हारे चचा ने मेरे घर धाबा बोल दिया। फिर? मुनीर कुर्सी से उछलते हुए बोला। मेरा नौकर बेचारा मारा गया, और क्या बताऊं। मेरी ये बात सुनकर मुनीर का चेहरा बिल्कुल सपाट था। तुम यहाँ कैसे आए हो? अब मैं इन बातों से बेनियाज होता जा रहा हूँ, मुनीर ने मुझसे कहा। ये तुम क्या कह रहे हो मुनीर? चलो मेरे साथ शहर, वहां फिर से तुम्हारी जिंदगी में तरतीब आ जाएगी। मेरा शहर जाना बहुत खतरनाक है और यहाँ गांव में ही रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ से चला गया तो फिर यहाँ तकरीबन हर रात वारदात होने लगेगी। मुनीर इतना कहकर उठ खड़ा हुआ, गोया मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। वो हस्बे आदत मुझे अल्लाह हाफिज कहने के लिए बाहर मेरे साथ गाड़ी तक आया और फिर इधर उधर देखकर मेरे कान में कहने लगा, चचा की वसीयत पर जल्द से जल्द अमल करो। मैं इस अजियतनाक जिंदगी से उकता गया हूँ। अभी चचा मेरे साथ इसी घर में ही रहते हैं। उनकी लाश में शैतानी कुव्वतों का राज है। गांव वालों को बचाने की खातिर मैंने अपने आप को भी शैतानी कुव्वतों के हवाले कर दिया है। अब चचा में और मुझ में थोड़ा सा फर्क रह गया है। मेरी जिंदगी के दिन भी थोड़े रह गए हैं, फिर मेरा जिस्म भी हमेशा के लिए उनके पास चला जाएगा। इसलिए जल्दी करो, ताखीर खतरनाक है। इतना कहकर वो मकान में चला गया और मैं भी वापस शहर आ गया। जमील से मशवरा करके हम दोनों ने मकान को आग लगाकर जला देने का फैसला किया। पेट्रोल के 2 कैन मेरी कार की डिग्गी में भरे पड़े थे, लेकिन हम सख्त परेशान थे। दिन के वक्त लोगों की मौजूदगी में हमारे लिए कुछ करना मुमकिन नहीं था और नाकामी का भी अंदेशा था। पुलिस को एतमाद में लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मुनीर के मुताबिक शाम के वक्त वो और उसके चचा का जिस्म, जिस पर शैतानी कुव्वतों का कब्जा था, घर में ही होते थे। इसीलिए शाम होते ही हमने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक गांव रवाना होने का फैसला किया। हमने कार को गांव से बाहर दरख्तों के झुंड के पीछे खड़ा किया और वहां कार में बैठे मकान की निगरानी करने लगे। लोग कामकाज से फारिग होकर घरों को जा रहे थे और गांव के बाजार की दुकानें भी बंद होने लगी थीं। वो वक्त हमारे लिए बड़ा ही कठिन था। एक एक पल सदी बनकर गुजर रहा था। खौफ के मारे हम दोनों बिल्कुल खामोश बैठे थे। तारीकी के गहरे होते ही हमने पेट्रोल से भरा हुआ कैन उठाया और मकान की सिम चल दिए। हमारे दिलों की धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं। मकान की खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों पर हमने जगह जगह पेट्रोल छिड़का और फिर कार की तरफ भागते हुए हमने दिया सलाई जलाकर फेंकी तो हर तरफ आग ही आग भड़क उठी।
सारा मकान चंद ही लम्हों में शोलों की लपेट में आ गया और हमारे कार तक पहुंचने से पहले ही आग के शोले आसमान तक बुलंद हो गए और उसके साथ ही धमाकों से दोनों कैन बमों की तरह फट गए जो हमने वहीं फेंक दिए थे। धमाकों की आवाज से भूचाल सा आ गया और गांव के लोग घबरा कर घरों से बाहर निकल आए। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, हर तरफ हंगामा था। लोग देख रहे थे। मुनीर और उसका चचा आग के अंदर दोनों चीखें मारते मदद के लिए पुकार रहे थे। चीखें इस कदर भयानक थीं जैसे हजारों की तादाद में मिलकर चुड़ैलें और डायने बैन कर रही हों। ये अब उनके लिए जहन्नुम की आग थी। अब कौन उनको इस आग से बचाता? लोग हैरान थे कि मुनीर का चचा मरने के बाद कब्र से निकलकर जिंदा कैसे हो गया। मैंने जब वहां लोगों को बताया कि मुनीर के चचा पर शैतानी कुव्वतों का राज है, ये जिंदा नहीं है, मरा हुआ ही है और शैतानी कुव्वतें इसको कब्र से बाहर लेकर आई हैं। इन सारे वाकयात के बाद मैं शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया। अपने मरीजों को भी ठीक तरीके से नहीं देख पाता था, जिसकी वजह से लोग मुझे पागल डॉक्टर कहने लगे। उन शैतानी कुव्वतों ने मेरी जिंदगी को भी तबाह बर्बाद कर रख दिया।